एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं जिनचेंको, जिन्होंने लेवल ऑफ रिकॉल के ऊपर एक स्टडी करी हुई है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो इनका ये कहना था कि इट डिपेंड्स ऑन द मैटर ऑफ हाउ अ सब्जेक्ट इंटरेक्ट्स विद द मटेरियल टू बी लर्न्ड एंड कमिटेड टू मेमोरी वाज इंट्रोड्यूस। तो सब्जेक्ट मतलब कि जो पार्टिसिपेंट है, जो भी पर्सन है जो लर्न कर रहा है, वो उस मटेरियल के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना रिकॉल कर पा रहा है। द बेसिक नोशन वॉज दैट वर्ड्स एनकोडेड बाय डीप मीन्स वुड बी रिटेन्ड इन इंसिडेंटल मेमोरी। तो ये कह रहे हैं कि जो डीप मीनिंग वाले वर्ड्स हैं वो ज़्यादा देर तक याद रहते हैं रेदर देन कोई और वर्ड हो। डीप मीनिंग मतलब जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं डीपली। और इस पे एक चीज़ का और फर्क पड़ता है, जो गोल होता है हमारा लर्न करने का, द गोल ऑफ द सब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ मटेरियल वाज प्रेजेंटेड। अब किस पर्टिकुलर गोल को माइंड में रखते हुए आप किसी चीज़ को लर्न कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप उसको कितना रिकॉल कर पाओगे। जैसे सपोज अगर आप कोई चीज़ ऐसी जनरली पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपको बाद में उस चीज़ को रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, तो वो आपकी मेमोरी में नहीं रहेगी उतनी देर। लेकिन अगर कोई चीज़ आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है, क्योंकि आपको पता है कि वो बाद में आपको रिकॉल करनी पड़ेगी। तो गोल पे भी बहुत फर्क पड़ता है, डीप मीनिंग अंडरस्टैंड करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने एक स्टडी के थ्रू समझाई हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने करा था, एक्सपेरिमेंट करा था, जहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट्स को देवर गिवन 10 सीरीज ऑफ 4 वर्ड्स। 4 वर्ड्स की 10 सीरीज दी थी, मतलब एक-एक करके दिए थे 10 बार, और हर बार 4 वर्ड्स दिए थे। तो फर्स्ट वर्ड टू बी कनेक्टेड टू वन ऑफ द अदर वर्ड्स, बट द इंस्ट्रक्शंस वेरीड फॉर ईच ऑफ द 3 ग्रुप्स। तो जैसे इन्होंने ये वर्ड्स दिए पहली बारी, फॉर एग्जांपल एक पहली सीरीज में इन्होंने वर्ड दिए हाउस, विंडो, बिल्डिंग और फिश। तो पहले तो इनको बोला गया कि इसमें उस चीज को आइडेंटिफाई करो जो सबसे डिफरेंट है, ऑड वन आउट होता है जैसे। तो फर्स्ट कंडीशन, सब्जेक्ट्स वर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द वर्ड हुज मीनिंग वाज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड। तो पहला वर्ड है जैसे हाउस, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट हो जिसका मीनिंग। तो यहाँ पे जैसे हाउस और फिश आ जाता है, हाउस और फिश का आपस में कोई रिलेशन नहीं है मीनिंग का। सेकंड कंडीशन थी, सब्जेक्ट्स वर आस्क्ड टू मेक अ कंक्रीट कनेक्शन बिटवीन द फर्स्ट वर्ड एंड वन ऑफ द अदर वर्ड। तो दो वर्ड्स के बीच में कनेक्शन बताओ। तो यहाँ पे जैसे हाउस और विंडो लिया, कि हाउस होता है और उसका क्या कनेक्शन है विंडो से, विंडो हाउस में होती है। थर्ड कंडीशन में क्या कहा था, इन थर्ड कंडीशन द सब्जेक्ट्स वर आस्क्ड टू मेक अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड वन ऑफ द वर्ड्स। तो थर्ड कंडीशन ये थी कि कोई एक लॉजिकल कनेक्शन बनाना है फर्स्ट वर्ड के साथ किसी और वर्ड का। तो पहला वर्ड हाउस था, विंडो का कनेक्शन वो बना लिया था हमने ऑलरेडी, फिश को ऑड वन आउट में रिजेक्ट कर दिया। अब लॉजिकल कनेक्शन किससे बन रहा था, बिल्डिंग से, क्योंकि हाउस इज ऑल्सो अ बिल्डिंग। इस टाइप से करवाए थे इनको, जिसमें 10 सीरीज थी, मतलब अलग अलग ग्रुप्स थे वर्ड्स के। नाउ जिनचेंको थॉट दैट बाय ऑल्टरिंग द इंस्ट्रक्शन द सब्जेक्ट वुड नॉट ओनली हैव डिफरेंट गोल्स टुवर्ड द मटेरियल, बट ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू एग्जामिन ईच आइटम बिफोर मीनिंग। अब ये इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने तीनों बार अलग अलग दिया उनको, पहली बार बोला ऑड वन आउट बताओ, दूसरी बार बोला कनेक्शन बताओ कोई, तीसरी बार बोला लॉजिकल कनेक्शन बताओ। वो ये इसलिए कर रहे थे कि वो देख रहे थे, एक तो हर बार ही उनका ना सुनने का, इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देने का गोल बदल जाएगा, वो हर बार किसी और पर्पज से उसको सुनेंगे, प्लस उसको डीप मीनिंग के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों को इस तरीके से मीनिंग और गोल को चेंज करने के लिए ऐसा किया था। आफ्टर अ ब्रीफ इंटरप्टिंग टास्क, सब्जेक्ट्स वर आस्क्ड टू रिकॉल द आइटम्स। अब उसके बाद क्या हुआ, बीच में उनको किसी और चीज में इन्वॉल्व कर दिया, इंटरप्टिंग टास्क मतलब ताकि उनके दिमाग से ये सारी चीजें कहीं और उनको वो कर दिया, फोकस कर दिया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको दोबारा बुलाया और बोला कि रिकॉल करो सब कुछ, वो सारे वर्ड्स रिकॉल करो जो बताए थे। सो इन द कंडीशन इन विच सब्जेक्ट्स फॉर्म लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द फर्स्ट एंड द अनदर वर्ड, रिकॉल ऑफ द टारगेट वर्ड अकर्ड विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन अदर कंडीशन। तो ये जितनी भी तीनों कंडीशन थी उसमें बता रहे हैं कि जो लास्ट कंडीशन थी जिसमें उन्होंने लॉजिकल कनेक्शन बोला था, वो वाले उनको ज्यादा याद थे वर्ड्स, लॉजिकल कनेक्शन वाले ज्यादा याद थे। तो क्योंकि वहां पे वो डीप मीनिंग उसका समझा था उन्होंने, और एक लॉजिकल कनेक्शन बता के समझा था, तो वो वाले वर्ड ज्यादा रिकॉल कर पा रहे थे जहाँ पे उन्होंने लॉजिकल कनेक्शन बताए थे। सो रिकॉल ऑफ द कॉन्क्रीट रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स वॉज ग्रेटर। So thus the level of recall, as Zinchenko called it, determined by the goal of an action। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इसका मतलब हम किस पर्पज से उसको मटेरियल को सुन रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना रिकॉल कर पाते हैं। In the experimented cited, we can see that when subjects were given a learning set or instructions to process material at different levels, recall of the material was affected greatly. Because the original paper was published in Russian and not widely distributed, it has not been incorporated into लार्जर फ्रेमवर्क। तो ये जो अभी हमने जो स्टडी पढ़ी है इसका ही बता रहे हैं कि जो ओरिजिनल फ्रेमवर्क था वो रशियन में था, बिकॉज ये रशियन साइकोलॉजिस्ट ने किया था, तो इसलिए इसका इतना वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बट द एक्सपेरिमेंटर प्रेजेंटेड बाय जिनचेंको, बिकॉज ऑफ इट्स थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, हैज अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट फिर भी माना जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, जिसमें इन्होंने लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मतलब जैसे हमारा जो गोल होता है कि जिस पर्पज से हम उसको लर्न कर रहे हैं वो किस लेवल तक हम जाके उसको करते हैं, कितना डीप उसको समझते हैं, उसके ऊपर इन्होंने बात की थी। अब इसी के बेस पे फिर आया था दूसरा एक मॉडल, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, जो क्रेक एंड लॉकार्ट का है, जो बहुत ही फेमस मॉडल है। अब यहाँ पे स्टेजेस की बात नहीं करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने स्टेजेस बताई थी कि अलग अलग स्टेजेस होती है मेमोरी की, यहाँ पे ये लेवल्स की बात कर रहे हैं। सो the discovery of more by reaction and counter reaction than by discovery of great immutable truth. Craig and Lockart's level of processing model as a reaction against boxes in the head scheme of memory। तो boxes in the head किसको बोला गया, जो पहले हमने जो स्टेज मॉडल पढ़ा है कि उसके अकॉर्डिंग मतलब हमारे हेड में बॉक्सेस हैं, अलग अलग जगहें हैं। तो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी का बॉक्स, लॉन्ग टर्म, उसकी जगह पे इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे स्टेजेस नहीं है, इट इज लेवल्स है ना कि स्टेजेस हैं।
सो यहाँ पे लेवल्स की बात करिए इन्होंने, द जनरल आइडिया इज दैट इनकमिंग स्टिमुलाई आर सब्जेक्टेड टू अ सीरीज ऑफ एनालिसिस, शैलो सेंसरी एनालिसिस, डीपर सेंसरी एनालिसिस। तो यहाँ पे लेवल ऑफ प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि आप इन्फॉर्मेशन को कितना ज्यादा प्रोसेस करते हो। लेवल मीन्स कितना हाई लेवल प्रोसेस करते हो, शैलो मतलब बहुत कम प्रोसेस करे, डीप मतलब बहुत ज्यादा। किसी चीज को आप ऊपर ऊपर से जैसे पढ़ते हो अगर कोई चीज, तो वो हो गई शैलो प्रोसेसिंग। अगर आप उसको बहुत डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो वर्ड टू वर्ड, तो वो हो गई डीप प्रोसेसिंग। तो कह रहे हैं कि इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना याद रख पाओगे कि आपने उसको कितने लेवल पे जाके प्रोसेस किया है। So when a stimulus is processed at a shallow or deep stage depends on the nature of the stimulus and the time available. तो किस टाइप का स्टिमुलस है और कितना टाइम है आपके पास, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके एग्जाम से पहले आपके पास बहुत टाइम होता है तो आप डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग कर सकते हो हर एक चैप्टर की। टाइम कम होता है तो आप शैलो प्रोसेसिंग करते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ते हो। एन आइटम प्रोसेस्ड एट द डीप लेवल इज लेस लाइकली टू बी फॉरगेटन। तो जो चीज हम डीपली पढ़ लेते हैं उसको हम कम भूलते हैं। At earliest level, incoming stimuli are subjected to sensory and featural analysis. At a deeper level, the item may be recognized by the means of pattern recognition. पहले क्या होता है कि जैसे सेंसरी इन्फॉर्मेशन जब सेंसरी मेमोरी में जैसे होती है, जब हमारे सेंसेस में होती है, तब हम सिर्फ उसके फीचर्स को एनालाइज करते हैं। मतलब कि हम खाली ये देखते हैं, सपोज यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है तो उसकी लेंथ कितनी है, उसमें उसको लिखा कैसे हुआ है, वो किस कलर का है, उसके फीचर्स देख रहे हैं हम। लेकिन बाद में जब हम डीपर लेवल पे जाते हैं तो हम उसकी पैटर्न रिकॉग्निशन देखते हैं और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। सो विद डीपर प्रोसेसिंग अ ग्रेटर डिग्री ऑफ सिमेंटिक, एंड सिमेंटिक मीन्स उसका मीनिंग समझने की कोशिश करना। Consider the word recognition, for example. At the preliminary stage, the visual configuration may be analyzed according to such physical sensory features as lines and angles. And later stage considered with matching stimuli, recognition that one of the letters correspond to the pattern identification as A. अब इन्होंने जैसे मैंने E आपका लिया था, यहाँ पे इन्होंने A लिया है, लेटर A। और अब पहले क्या है, हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये A है और उसके फीचर्स देखेंगे अगर हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है उसी चीज़ की बात हो रही है। The significant issue in Craig and Lockhart view is that we are capable of perceiving meaningful level before we analyze information at more primitive level. Thus, level of processing are a more spread of processing with highly familiar, meaningful stimuli. अब यहाँ पे जैसे सपोज ये कह रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई ऐसा लेटर लिख दिया जाए जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो उस केस में आपको टाइम लग जाता है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें लिखी हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे आपको पता है कि ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, आप उसको देख के समझ जाओगे कि ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इसका मीनिंग भी पता चल जाएगा। तो जो चीज फेमिलियर है उसको हम बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ अनफेमिलियर लिखा है तो उसमें हमें टाइम लग जाता है। तो क्रैक और लोकार्ट का जो व्यू है शैलो प्रोसेसिंग और डीप प्रोसेसिंग का, उसमें वो बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली जाती है, ना कि स्टेजेस में। मतलब साइमल्टेनियसली इन्फॉर्मेशन हम प्रोसेस करते हैं और डिपेंड करता है कि हमारा किस लेवल ऑफ प्रोसेसिंग से कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर गोल एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। सो इफ ऑल टाइप्स आर इक्वली accessible द इनकमिंग स्टिमुलस, then the notion of levels could be replaced by a system that drops the notion. तो यहाँ पे जैसे मॉडल पहले आप देखो तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये है इनका लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, जिसमें मेमोरी एक्टिवेशन इन टू काइंड ऑफ रीडिंग। एक रीडिंग है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मतलब ऊपर ऊपर से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, और मेंटेनेंस रिहर्सल फॉर डीपर लेवल्स। प्रूफ रीडिंग का मतलब जैसे आप कोई चीज़ एक बार दोबारा पढ़ रहे हो देखने के लिए कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, ऊपर ऊपर से आप पढ़ रहे हो, उसको आपने ठीक से समझा नहीं है। दूसरा है जिस्ट। जिस्ट का मतलब है आप उसके, जैसे आपने ये पूरा ब्लॉक पढ़ लिया, पूरा एक ये यूनिट पढ़ लिया, उसका जिस्ट बताना है आपको। जिस्ट मतलब आपको शॉर्ट में बताना है कि इसमें समझाया क्या हुआ है। तो यहाँ पे इस टाइप की रीडिंग और इस टाइप की रीडिंग में फ़र्क क्या है, यहाँ पे आप सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, आपको उसको बार बार रीड करना पड़ रहा है। प्रूफ रीड का मतलब यही है कि आप उसको बार बार रीड कर रहे हो, लेकिन उसको आप मीनिंग नहीं समझ रहे हो, तो आपके ये शैलो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में आ जाता है ये वाला पार्ट। जिस्ट में आप उसका मीनिंग समझ रहे हो, आप एक ही बार उसको पढ़ते हो और आपका उसका पूरा मीनिंग समझ के उसको शॉर्ट में समझ जाते हो। तो यहाँ पे आप सिमेंटिकली मतलब उसके मीनिंग तक जा रहे हो, तो यहाँ आपको बार बार नहीं करना पड़ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस रिहर्सल, मतलब आप रिपीट करते हो जब कोई चीज़ बार बार। एंड दिस इज कॉल्ड इलेबोरेट रिहर्सल, जब आप उसको इलेबोरेट करके पढ़ते हो, एक ही चीज़ को डीपली पढ़ते हो। तो ये इनकी दो टाइप ऑफ रीडिंग को इन्होंने बताया हुआ है। फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मॉडल जो है, it depicts the memory activation involved in proofreading a passage as contrasted with involved in reading the same passage for the gist. तो यहाँ तो प्रूफ रीडिंग की बात कर रहे हैं या जिस्ट के लिए पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो प्रूफ रीडिंग में क्या है, आप सरफेस पढ़ रहे हो, ऊपर ऊपर से उसको पढ़ रहे हो, एंड जिसमें आपका शैलो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होता है और सिमेंटिक नहीं होता है, बहुत कम होता है सिमेंटिक। रीडिंग फॉर जिस्ट में क्या होता है, आप एसेंशियल पॉइंट्स उसमें ढूंढ रहे हो और उसमें आप शैलो प्रोसेसिंग ना करके, यानी कि मेंटेनेंस रिहर्सल नहीं कर रहे हो उसको। मेंटेनेंस मतलब एक रिपीटेटिव बार बार पढ़ने की जगह पे आप उसको इलेबोरेटली पढ़ रहे हो, सिमेंटिक प्रोसेसिंग कर रहे हो। तो सिमेंटिक मतलब मीनिंग समझ रहे हो, इलेबोरेट करके उसका मीनिंग समझ रहे हो। इसका एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ, जैसे टाइपिस्ट होता है, टाइपिस्ट क्या करता है, वो टाइप करते टाइम सिर्फ उसके सरफेस पे ध्यान देता है जो वो टाइप कर रहा है, उसको उसका मीनिंग नहीं पता होता। तो उस टाइप से इन्होंने समझाया। तो एज अ रिजल्ट the idea is that stimuli are always processed through an unvarying sequence of stages and was मतलब वो स्टेज वाला जो था ना वो अब खत्म हो गया कि स्टेजेस नहीं होती है मेमोरी में, सारी चीजें एक साथ प्रोसेस होती हैं। एंड कौन से टाइप की प्रोसेसिंग होती है उस पर डिपेंड करता है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग पे। सो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग वर्सेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे दो चीजें ये कंपेयर करेंगे कि एक तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो गया, एक हो गया लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। सो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल हैव जनरली स्ट्रेस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो जैसे हमने पढ़ा था इन्फॉर्मेशन में वो तीन स्ट्रक्चर्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें तीन, जैसे कौन से, सेंसरी वाला और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म।
एंड और उसके बाद हाउएवर अनदर अप्रोच इज टू पोस्टुलेट प्रोसेस देन टू फॉर्मुलेट अ मेमोरी सिस्टम इन टर्म्स ऑफ दीज ऑपरेशन। तो यहाँ पे एनकोडिंग अटेंशन एनकोडिंग रिहर्सल इस टाइप की चीज़ें मतलब स्टेज वाइज हो रहा है। और क्रैक एंड लॉकहार्ट हैव जस्ट टेकन सच अ पोजीशन, देयर इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म ऑफ द इन्फॉर्मेशन मॉडल। अब इसी को क्रिटिसाइज करते हुए क्रैक एंड लॉकहार्ट ने अपना मॉडल बनाया है जिसमें वो बोलते हैं कि स्टेजेस नहीं होता है, इट इज मोर इनटू लेवल्स। So, information processing models of memory stress the sequence of stages through which information is moved and processed. This alternate viewpoint argues that memory traces are formed as byproduct of perceptual processing. इस मॉडल के भी कुछ अपने क्रिटिसिज्म है, जैसे कि इट सीम्स टू से लिटिल मोर देन मीनिंगफुल इवेंट्स आर वेल रिमेंबर्ड। तो इसमें एक तो यही चीज़ रिपीट हो रही है कि जो मीनिंगफुल इवेंट्स हैं वो ज़्यादा देर तक याद रहते हैं, प्लस इट इज़ वेग एंड जनरली अनटेस्टेबल। थोड़ा सा ये वेग है मॉडल, इसको टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। एंड इट इज़ सर्कुलर इन दैट एनी इवेंट्स दैट आर वेल रिमेंबर्ड आर डेजिग्नेटेड डीपली प्रोसेस्ड विद नो ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट इंडेक्स ऑफ डेप्थ अवेलेबल। यहाँ पे इन्होंने गोल की बात नहीं करी है कि जो चीज़ डीपली प्रोसेस होती है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो किस वजह से प्रोसेसिंग, जैसे गोल की बात पिछले मॉडल में की गई थी। तो यहाँ पे ये है कि कोई भी इवेंट है वो याद हो सकता है अगर उसको डीपली प्रोसेस किया जाए तो यही है इसका क्रिटिसिज्म। और दोनों में डिफरेंसेस जो मैंने बताया आपको थे कि वो वाला मॉडल जो था एटकिंसन एंड शिफरिन का वो स्टेजेस में डिवाइड था, और ये वाला लेवल ऑफ प्रोसेसिंग लेवल्स में डिवाइड है। और ये सारा यहाँ पे यही चीज़ बार बार इन्होंने रिपीट करी हुई है एक ही चीज़। अब आगे चलते हैं सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट के ऊपर। इसको मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट जो होता है वो, उसका मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई ऐसी चीज़ बताई जाए जो आपसे रिलेटेड है, सेल्फ से रिलेटेड है, तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है। ये इसका जिस्ट है। नाउ इसमें ये बोला हुआ है कि जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल था उसी को थोड़ा और मॉडिफाई करके कोशिश करा था रॉजर्स, कोइपर एंड कर्कर ने, कि उसको कैसे सेल्फ रेफरेंस के थ्रू देखा जाए। सेल्फ रेफरेंस के थ्रू मतलब, तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली ये कोशिश की थी कि जैसे लोगों को कुछ वर्ड्स बताए थे जिनको उनको रिपीट करना था, एडजेक्टिव यूज़ किए थे उन्होंने। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, तो एडजेक्टिव्स का यूज़ किया हुआ था। और इसमें देखा कि सेल्फ रेफरेंस बहुत पावरफुल मेथड है। सेल्फ रेफरेंस का मतलब जो चीज़ जो हमारे से रिलेटेड हमें लगती है कि हमें डिस्क्राइब कर रही है अगर कोई चीज़। जैसे इसमें 4 अलग अलग टाइप के वर्ड्स लिए थे। स्ट्रक्चरल, जिनका स्ट्रक्चर मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर देख के कि वो किस टाइप से लिखे हुए हैं। एक फिनोमिक, मतलब जिनको सुन के लगे, जिनका साउंड किस तरीके का आता है। फिर सिमेंटिक लिए थे और सेल्फ रेफरेंस लिए थे। तो स्ट्रक्चरल में उनको खाली ये पूछा था कि वो किस कलर के लिखे हुए हैं, कैसी शेप में लिखे हुए हैं। फिनोनिक में जो है फोनीमिक में ये बोला था कि किस साउंड से उसका सिमिलर साउंड है। जैसे मैट है तो उसका साउंड किससे सिमिलर है, तो कोई कहेगा कैट से सिमिलर है, कोई कहेगा बैट से सिमिलर है, इस टाइप से। सिमेंटिक में था कि उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग के अकॉर्डिंग। और लास्ट में था सेल्फ रेफरेंस टास्क, मतलब जो उनको खुद को जिनसे उनको लगता है कि वो उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो वर्ड्स जो उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस टाइप के वर्ड्स। तो फाइंडिंग वही थी कि जितने भी वर्ड्स हैं उसमें रिकॉल वाज दी पुअरेस्ट। तो स्ट्रक्चरल वाले का रिकॉल सबसे पुअर था, जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला था सिर्फ। और सबसे ज़्यादा रिकॉल था सेल्फ रेफरेंस वालों का, कि जो उनके अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड वर्ड्स हैं उससे सबसे ज़्यादा रिकॉल कर पा रहे थे। इसको इन्होंने बोला हुआ है नार्सिस्टिक ट्रेट मॉडिफिकेशन। नार्सिस्टिक वर्ड का मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना। तो ये चीज़ मतलब हम अपने बारे में जो चीज़ सुनते हैं उसको हम हमेशा याद रखते हैं। ये उस टाइप से इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई आपको उस टाइप की बातें बताएगा जो आपको लगेगा कि आपसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है या आपके सेल्फ स्कीमा से मैच हो रही है, तो वो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी, जिसको नार्सिस्टिक ट्रेट बोला गया है। तो सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट में ये प्रूफ करा था कि इन्होंने कि जो चीज़ें हमें लगता है हमसे रिलेटेड है वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा रहती हैं और हम उनको किसी ना किसी तरीके से बेटर रिकॉल कर पाते हैं। अब इसके आगे एक है और मॉडल ऑफ मेमोरी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।